स्क्रीन विजिबल है सबको? सो अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस। हम लोग जो लास्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं, हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सी प्लस प्लस। आज भी हमारा सी प्लस प्लस जो है उसी का हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। दिस इज योर थर्ड चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, एंड आई थिंक इट इज द पार्ट 5, राइट? सो आगे चलते हैं हम लोग। आज हमारा जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट होगा ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्री डिफाइंड मॉडिफायर एक्सिस्फायर देखे थे, जिसमें हमने एक देखा था कि कैसे हम लोग फाइनल एनम कीवर्ड यूज करके उसका वैल्यू हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। और आज जो है हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सी प्लस प्लस का, दैट इज ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सो इसको मार्क कर लो एज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सी प्लस प्लस। कभी ना कभी हर बार पेपर में ये क्वेश्चन एक बार जरूर पूछते हैं कि ऑपरेटर सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सी ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। या फिर जितने भी ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनमें से कुछ एक ऑपरेटर उठा के पूछ लेते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल ऑपरेटर, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, इस टाइप से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस का। ओके, क्योंकि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग हमारी आगे की प्रोग्रामिंग जो है या आगे की कोडिंग जो है सी प्लस प्लस में वो हम लोग क्या कर सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके, सो इस बात को मार्क कर लो। सेकेंड चीज, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सी प्लस प्लस का जो एडिटर कंपाइलर था वो सब डाउनलोड करना और इसको इंस्टॉल करना बताया था। तो सबको समझ में आ गया है, सबने कर लिया है अब इंस्टॉल। आई होप कि आप लोगों ने अब तक सब कर लिया होगा। तो आई थिंक कि अब आगे आज से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए रिगार्डिंग डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग। किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग? उसका जो पीपीटी था, उसका जो हमने नया लेक्चर था वो भी डाल दिया गया है, तो आपको वो भी मिल गया होगा कि कैसे डाउनलोड करना और कैसे इंस्टॉल करना। उसमें किसी को डाउट है? सबने कर लिया है क्या? जस्ट से यस और नो, प्लीज टाइप कर दो एटलीस्ट कि हो गया है या नहीं हुआ है, या हम आज करने वाले हैं या परसों करने वाले हैं। मैंने डाउनलोड नहीं किया है अब तक, बट आई विल डू इट सून। ओके, बाकी सबके the setup.exe file is not opening. Why? The setup.exe file is not opening. अच्छा, क्यों? सिद्धेश, आपने उसको आपको जो .exe फाइल मिला होगा वो आपने इंस्टॉल किया? अच्छा, तो एक काम करो, उसको एक बार जहाँ आपने डाउनलोड किया है ना, उसको क्या करो, उसको डिलीट करो और दोबारा से एक बार डाउनलोड करो। तो वो आपको जिप फोल्डर में देगा। उस जिप फोल्डर को सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट ऑल करो, फिर आप आपका सेटअप डॉट exe फाइल का करो, रन करो, तो हो जाएगा इंस्टॉल। पर पहले जो डाउनलोड किया उसको डिलीट करो, हाँ, उसके बाद नया वाला डाउनलोड करना। ओके, अदरवाइज वो अगेन एरर एरर ही देगा आपको। ओके, तो आप करके देखना। ओके, आगे चले फिर हम लोग। और किसी ने डाउनलोड किया नहीं किया? देखो, डाउन ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें ऐसा कोई एक ऑपरेटर जिसको हम क्या बोलेंगे, जो कंपाइलर को क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन करने के लिए ऑर्डर देता है या उसको परफॉर्म करने के लिए बोलता है,
उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, और हम उन हर ऑपरेटर को अकॉर्डिंगली, हमारे जैसा हमें प्रोग्रामिंग में जरूरत होती है, उस नीड के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते जाते हैं, यूज करते जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज योर अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इज योर रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद आता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, और उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये सारे जितने भी हैं, ये सारे आपके ऑपरेटर हैं जो आप आपके सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, यूज करते हो। अब क्या होता है, अब सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपको कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना होगा, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना होगा, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो हर उस चीज के लिए आपको एक अर्थमेटिक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली कैसे रन होगा, या हम लोग उसको कैसे यूज करने वाले हैं, ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको एक, मैं बताती हूँ, अभी आपको एक चार्ट दिखने वाला है। तो उस चार्ट में हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं कि ए जो है, यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल है जिसने 10 वैल्यू क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है, और बी एक वेरिएबल है, उसने 20 वैल्यू क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। ओके, अब देखो, अब जब हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की, तो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर आता है, दैट इज प्लस। इसको हम क्या बोलते हैं, एड्स टू ऑपरेंड्स, एड्स टू ऑपरेंड्स, मतलब ये क्या करेगा, दो ऑपरेंड्स को ऐड करने का काम करेगा। अब ऑपरेंड्स मतलब क्या हो गया, ऑपरेंड्स मतलब जो दो वैल्यू हमने ली थी, जो दो वेरिएबल हमने लिए थे जिसपे हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए और बी लिया था हमने, तो ये ए और ये बी, ये हमारे क्या है, दो ऑपरेंड्स है जिसपे हम हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि प्लस ऑपरेटर क्या करवा रहे हैं, या प्लस ऑपरेशन क्या करवा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और ये हमें आंसर कितना दे रहा है, 30। आया समझ में, क्योंकि हमने ए में वैल्यू लिया था 10, और बी में वैल्यू लिया था शायद 20, या इसका कुछ अपोजिट था शायद। हाँ, ए में 10 लिया था और बी में 20 लिया। आया समझ में। चलो, नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज माइनस। इसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो क्या करेगा, दो ऑपरेंड के बीच में दो ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, ए माइनस बी, और ये आपका आंसर क्या देगा, -10। ये आपको वैल्यू, या ये आपको आंसर क्या देगा, -10। ठीक है, अब देखो, इसके बाद क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन, दो ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करने का काम करेगा, यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन बाय b, तो दैट विल गिव यू 200। उसके बाद डिवीजन, जो नॉर्मल हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, वो डिवीजन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। ओके, और जो डिवीजन परफॉर्म होगा वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जैसा हम लोग एजुअल फॉर्मली यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वही है यहाँ पे। यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, दैट इज परसेंटेज। यहाँ पे आपको, यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिख रहा होगा, बट ये परसेंटेज ऑपरेटर नहीं है, इसको हम इन कंप्यूटर साइंस मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। और मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, जो भी रिमाइंडर बचता है डिवीजन के बाद, जो भी उसका रिमाइंडर बचता है, उसको शो करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम b% a लिखेंगे, तो इट विल गिव 0, क्योंकि उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। एक और ऑपरेटर आता है जिसको हम प्लस प्लस का ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस प्लस का ऑपरेटर मतलब आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, आपकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। अभी हमारे पास ए में कौन सा वैल्यू था, 10 वैल्यू था। अब अगर मैंने ए प्लस प्लस यूज कर लिया, इट विल गिव मी 11 आंसर। ओके, और इट्स आउटपुट इज 11। ओके, ऐसा ही होता है हमारा एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, आपकी जो इंटीजर वैल्यू है वो 1 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 1 से डिक्रीज होने के बाद आपको आंसर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने 10 को 1 से क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया। ओके, ये ऑपरेटर समझ में आपको।
किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अर्थमेटिक ऑपरेटर में किसी को डाउट? आगे चलें। एनी डाउट रिगार्डिंग ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर? किसी को भी समझ में आया है सबको? आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास ऑपरेटर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास अगेन हमने ए में कितना वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है, 10 वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है, और बी में कितना वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है, 20 वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे ऑपरेटर की, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटर होता है दैट इज योर इज इक्वल्स टू, राइट? ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज इज इक्वल्स टू। ये क्या करेगा, आपके जितने भी दो वैल्यूज होंगे या दो ऑपरेंड्स होंगे वो इक्वल है या नहीं ये चेक करने का काम करेगा। तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि वो हमें दो ऑपरेंड के बीच के रिलेशन को क्या करे, बताए। जब भी हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को बताना होता है या रिलेशन को डिफाइन करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या है, इज इक्वल्स टू है। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपके दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है या नहीं है। ओके। उसके बाद सेकेंड है नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू मतलब अगर दोनों ऑपरेंड आपके एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो आपको नॉट इक्वल टू ऑपरेंड वहां पे क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो इसका ये मतलब है कि आपका ए वैल्यू इज ग्रेटर देन बी इज नॉट ट्रू, मतलब ट्रू है या नहीं है ये चेक करना हो तो ग्रेटर देन सेम एज लेस देन। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है तो दैट मीन्स लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड। ओके। सो अगेन ऐसे ही चीजें चलती जाएंगी। फिर अगर लेस देन और इक्वल टू लगाए तो अगेन इट इज लेस, लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू राइट ऑपरेंड। ओके। तो ये होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ पे हम किसी भी दो इसके लिए या दो ऑपरेंड में जो भी हमें रिलेशन बताना होता है वो रिलेशन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक और ऑपरेटर आता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि जब भी हमें कुछ लॉजिक परफॉर्म करवाना होता है। अब लॉजिक कैसा, कि अगर आप लोगों ने अभी गेट्स वगैरह पढ़े होंगे, आपको अगर सिलेबस में है शायद, आई थिंक ना, गेट्स, लॉजिकल गेट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जहाँ पे आप ट्रूथ फॉल्स के लिए टेबल ड्रॉ करते हो, फिर आप देखते हो कि हाँ ये चीज है ये चीज नहीं है। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में लॉजिकल जो भी परफॉर्मेंस है या उसका लॉजिकल वे जो भी है वो हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, सी प्लस प्लस में एज्यूम किया मैम दिस फंक्शंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर सी प्लस प्लस, राइट? हाँ, ये फंक्शंस नहीं अभिषेक, ये ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर का एक लिस्ट होता है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आप ऑपरेटर जब भी पढ़ोगे, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, सी पढ़ लो, सी प्लस प्लस पढ़ लो, जावा पढ़ लो, डॉट नेट पढ़ लो, तो ये, हाँ, ये हर जगह आपको यही ऑपरेटर मिलेंगे, क्योंकि काम हमको इसी ऑपरेटर्स पे करना है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको केवल सी प्लस प्लस में ही मिलेगा, ये आपको हर लैंग्वेज में पड़ेगा, पढ़ने को मिलेगा। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पढ़ लो, ऑपरेटर अगर आपने पढ़ा है तो आपको सारी जगह ऑपरेटर यही मिलेगा। सो इट इज नॉट फंक्शन। हाँ, इट्स नॉट फंक्शन, फंक्शन एक अलग चीज हो जाती है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। अभी हम केवल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ऑपरेटर की हेल्प से आप आगे जाके क्या बनाने वाले हो, प्रोग्राम बनाने वाले हो, फंक्शंस बनाने वाले हो। ओके। सो ये ऑपरेटर्स। तो अब क्या हुआ कि एंड एंड ऑपरेटर हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि इट इज अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर।
इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, अगर दोनों ऑपरेंड आपके क्या हो गए, नॉन जीरो हो गए, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। अदरवाइज इट इज फॉल्स। मतलब सपोज ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है ना। क्या हुआ कि अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 ली है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे दोनों ऑपरेटर क्या है, नॉन जीरो है। तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर ये एक दोनों में से दोनों जीरो हो जाएंगे तो वो कंडीशन क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अब यहाँ पे लॉजिकल और में देखो, लॉजिकल और में अगर दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक ऑपरेंड भी ट्रू हो जाता है तो इट इज योर लॉजिकल और। तो एक भी, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, एक भी ऑपरेंड आपका नॉन जीरो हो गया, इसका क्या मतलब है कि आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और लॉजिकल नॉट मतलब क्या है कि अगर आपका ऑपरेंड, लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड इफ द कंडीशन इज ट्रू, सॉरी, अगर आपकी कंडीशन क्या है, इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स। तो ये लॉजिकल नॉट कैसा चलेगा, अगर आपकी कोई भी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स, वो आपको क्या बना देता है, फॉल्स बना देता है। ओके, तो ये समझ में आया, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो क्या करेंगे, लॉजिकली वर्क करेंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक्स जिसको बोलते हैं कि अब हमें ये यूज करना है या ये लॉजिक यूज करना है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर जो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं वो ये सारे ऑपरेटर्स। आया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक हमने तीन तीन ऑपरेटर पढ़ लिए है, यहाँ तक किसी को डाउट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, अब बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछते भी हैं। मतलब बिटवाइज ऑपरेटर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। ये बिटवाइज थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना। तो देखो बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि जब भी हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, किसी इंटीजर डेटा या फिर किसी पर्टिकुलर बिट लेवल के लिए काम करता है, इंडिविजुअल बिट लेवल के लिए काम करता है। मतलब आपने क्या किया, आपने एक वैल्यू डाली आपने एक वैल्यू डाली सपोज 13, तो 13 को सबसे पहले वो क्या करेगा, उसके बाइनरी कोड में चेंज करेगा। तो बाइनरी कोड में चेंज करने के लिए हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हम उसको कैसे बाइनरी को चेंज करते हैं, मतलब डेसिमल नंबर से कैसे उसको बाइनरी में चेंज करते हैं। फिर वो जो बाइनरी नंबर है उसका जो एक एक बिट होगा, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आपने कुछ लिखा 01 0 1 1 के फॉर्म में वो जाके सेव हो गया, तो आपका जो 01 0 1 1 के अकॉर्डिंगली है, या वो जो 01 0 1 1 है, उस बिट वाइज बिट टू बिट वो आपको क्या करके देगा, उस ऑपरेटर पे काम करेगा। मतलब ये बेसिकली उन बिट पे काम करता है जहां पे हम उस बिट के क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं और उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहला जो बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ओके, सेकंड होता है बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज राइट ऑपरेटर। बेसिकली जब भी हमें क्या करना होता है, एएलयू मतलब जिसको हम बोलते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पे जब हमें कोई चीज परफॉर्म करवानी होती है, ऑपरेटर्स के थ्रू हमें कुछ परफॉर्म करवाना होता है, तो हम इन बिटवाइज ऑपरेटर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, आगे देखो, सबसे पहला देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर आपका क्या करेगा, ऑपरेटर रिटर्न्स 1 इफ एंड ओनली इफ बोथ ऑपरेंड्स आर 1। अगर दोनों ऑपरेंड 1 होंगे तो ही बिटवाइज एंड ऑपरेटर आपको क्या करके देगा, 1 आउटपुट देगा, अदरवाइज इट रिटर्न 0। ओके, सो ये जो है ये आपकी फॉलोइंग आपका टेबल है जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा द वर्किंग ऑफ द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो लेट ए एंड बी, यहाँ पे मैंने दो ऑपरेंड लिए हुए हैं और उस पर मैंने ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करके रखा हुआ है, यूज करके रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जब भी आप बात करोगे ए और बी दो ऑपरेंड की, अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट इसमें 0 और 0 लिखा है, तो 0 और 0 नहीं देगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही ऑपरेंड क्या है, 0 है, इसलिए वो आपको उसका जो बिटवाइज या उसका जो एंड बिटवाइज जिसको हम बोल रहे हैं वो आपको
आउटपुट भी क्या देगा, 0 देगा। उसके बाद देखो 0 एंड 1, फिर से अगेन आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 0, फिर अगेन आंसर आपको 0 मिलेगा। अब जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू यहाँ पे 1 और 1 हो गई, तब आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आया बात समझ में? तो दोनों ऑपरेंड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी आपको आंसर या तभी आपको वो रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा। अदरवाइज वो आपको रिटर्न कितना करेगा, 0 करेगा। ओके, उसके बाद आते हैं और पे। सी प्लस प्लस का बिटवाइज और ऑपरेटर क्या बोलता है कि बात करूं मैं अगर और ऑपरेटर की, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ऑपरेंड तो भी 1 होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज 1। इफ वन ऑपरेंड इज 1, देन इट रिटर्न्स 1, अदरवाइज इट रिटर्न्स 0। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको ए ऑपरेंड में भी 0 मिल रहा है, ए ऑपरेंड में भी 0 मिल रहा है, तो वो आपको आंसर या वो आपको रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर आपको एक ऑपरेंड 0 मिला और एक ऑपरेंड 1 मिल गया, तो वो आपको रिटर्न क्या करने लग जाएगा, 1 रिटर्न करने लग जाएगा। इसका क्या मतलब है कि और में बोथ कंडीशन या बोथ ऑपरेंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सॉरी, और में दोनों ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड आपको क्या मिलना चाहिए, आपको 1 मिलना चाहिए, तब वो आपको रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा। समझ में आ रहा है सबको, या केवल मैं बोलती चली जा रही हूँ और आप सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, अभी तक के इसमें कोई डाउट है? सी जस्ट यस और नो। ओके, अब आते हैं हम एक्सॉर पे, है ना? तो अभी हमने देखा जैसा कि ये क्या था हमारा, केवल और था। अब ऐसा ही सेम होता है जिसको हम एक्सॉर बोलते हैं। तो एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, और ये ऑपरेटर 1 कब रिटर्न करता है, इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज 1। however if both the operands are 0 or if both operand are 1, then the result is 0। ओके, देखो इसको मैंने नेक्स्ट टेबल में बताया है। आपका क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ऑपरेटर या दोनों में से कोई एक ऑपरेंड 1 होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, बट अगर बोथ ऑपरेंड सेम है, मतलब अगर ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वैसे ही अगर ए ऑपरेंड भी 1 है और बी ऑपरेंड भी 1 है, तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। द कंडीशन इज दैट कि दोनों ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड 1 होना क्या है, कंपल्सरी है। ओके, ये आया समझ में? चलो, अब आते हैं हम सी प्लस प्लस के बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर पे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अब यू नो कि कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपको ध्यान हो तो आपने रिवीजन किया होगा, तो आपको पता होगा कि वन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ये क्या करेगा, वर्क्स ऑन ओनली वन ऑपरेंड, केवल एक ऑपरेंड पे काम करेगा। क्यों? अब मुझे इसका आंसर दो कि वो वन ऑपरेंड पे काम क्यों करेगा। अभी तक हम बोल रहे थे कि दो ऑपरेंड होना कंपलसरी है, दो ऑपरेंड जरूरी है। तो बताओ इस पर्टिकुलर ऑपरेंड में वो एक ही ऑपरेंड पे काम क्यों करेगा? सबको मेरा क्वेश्चन समझ में आया है? पहले तो ये बताओ। ओके, चलो, तो ये आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हो गया है। तो ये जो भी वैल्यू है, 0 से 0 को 1 में चेंज करेगा, और अगर 1 है तो उसको 0 में चेंज करेगा। उसके बाद आपका आता है सी प्लस प्लस का शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर, जब भी आप शिफ्ट ऑपरेटर करोगे, तो बेसिकली आपके जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो क्या करेंगे, तो शिफ्ट ऑपरेटर मतलब एक हो जाता है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और दूसरा हो जाता है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो जब भी आपको किसी भी बीट की लेफ्ट लेफ्ट साइड से वैल्यू शिफ्ट करवानी होगी, मतलब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये दो दिख रहा है,
ये बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है। अगर दो लेस देन के साइन लगा दोगे तो आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हो जाएगा, और अगर आप दो ग्रेटर देन साइन यूज करोगे तो ये आपका बिटवाइज शिफ्ट राइट ऑपरेटर हो जाएगा। तो आप जब भी उसको करोगे, अगर आपको ऑपरेंड को लेफ्ट से क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो आप उसके लिए ये वाला यूज करोगे, और जितना बिट वो शिफ्ट होता जाएगा उतने बिट वो वहां पे क्या करता जाएगा, जीरो को प्लेस करता जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है, ये दोनों ऑपरेटर मैं ऐड कर दूंगी, पर अभी समझ में आ रहा है आपको, है ना? मैं इसको थोड़ा सा आपको इससे समझा के देखती हूँ। ये सबको बोर्ड दिख रहा है? अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 1000 1 ठीक है। अब क्या मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, फॉर एन एग्जांपल मैंने लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया। तो जब मैं लेफ्ट बिटवाइज यूज करूंगी तो क्या होगा, वो लेफ्ट से एक एक बिट को क्या करने लगेगा, शिफ्ट करने का काम करने लगेगा। और यहाँ पे देखो, ये आपको स्पेस दिख रहा है, फिल इन सॉरी ब्लैंक स्पेस। तो अब इस ब्लैंक स्पेस को भरना भी पड़ेगा, तो इस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए वो क्या करेगा, जितना स्पेस या जितना मैंने उसको जितना बिट शिफ्ट किया है उतने बिट वो जीरो क्या कर देगा, उसमें ऐड कर देगा। आया समझ में? तो ये हो गया आपका लेफ्ट वाला बिटवाइज। अब ऐसे ही अगर मैं इसी नंबर पे राइट यूज करूंगी, बिटवाइज राइट यूज करूंगी, तो वो क्या करेगा, एक एक नंबर उसको राइट या एक एक बिट उसको राइट में क्या करता जाएगा, शिफ्ट करता जाएगा। अगेन जितना शिफ्ट मैंने उसको किया है, जितना शिफ्ट मैंने उसको राइट एंड एक एक बिट जितना शिफ्ट किया है, और बाद में वापस जितना यहाँ पे स्पेस बचेगा उसको, या जितना स्पेस उसको एम्प्टी मिलेगा, उस एम्प्टी स्पेस में मैं वहां पे क्या फिल कर दूंगी, जीरो फिल कर दूंगी। तो ये ऑटोमेटिकली वो सी प्लस प्लस क्या करता है, यूज करता है। यहाँ तक के ऑपरेटर सबको समझ में आए? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है अभी तक के इसमें? इसी में आगे, मतलब ऑपरेटर्स में ही आगे आते हैं हम लोग, जिसको हम बोल रहे हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये थोड़ा सा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, आपका जो भी एक यूजफुल ऑपरेटर जिसको हम बोल रहे हैं साइज ऑफ ऑपरेटर, और ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये क्या करता है, एक सिंगल ऑपरेंड लेता है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया कोई भी इंट, ठीक है। तो ये इंट मेरा क्या हो गया, एक ये हो गया, या कोई एक एक्सप्रेशन ले लो, जैसे मैंने कोई वैल्यूज यूज कर ली 100, तो ये क्या करेगा, साइज ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी इन बाइट्स, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे एक इंटीजर लिया है ना, तो इंटीजर की सपोज क्या होगा, कि जो भी उसका बिट वाइज जो भी उसका रेट होगा या उसका जो भी साइज होगा, वो साइज उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मतलब जैसे इंटीजर की साइज 4 होती है ना, तो वो आपको क्या लिख के देगा, सॉरी 2 बाइट्स की होती है, तो वो आपको 2 रिटर्न करेगा। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप साइज ऑफ का क्या लगाओगे आप, साइज ऑफ का साइन लगाओगे, साइन यूज करोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, साइज ऑफ लिखोगे। उसके बाद आपको किसका साइज ऑफ, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे आपका साइज ऑफ, फिर आपको किसका देना है, सपोज केयर का देना है, मतलब कैरेक्टर के लिए बताना है, तो कैरेक्टर। और फिर आप क्या करोगे वहां पे, ऐसा करके फिर आप वहां पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, बाइट्स, बाइट्स लिख दोगे। तो जो भी बाइट होगा, कैरेक्टर का बाइट कितना होता है, कैरेक्टर का साइज 1 होता है, तो वहां पे आपको एज आउटपुट कितना मिल जाएगा, 1। क्योंकि आपको उस कैरेक्टर की पर्टिकुलर बाइट्स का क्या करेगा, साइज बताएगा। तो ये एक साइज ऑफ ऑपरेटर है जो सी प्लस प्लस ने हमें क्या किया है, प्रोवाइड किया है। सेम एक और आता है जिसको हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन।
तो कभी कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है कि स्कोप रिजोल्यूशन क्या होता है, या व्हाट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, या फिर कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। ओके, सो जब भी हमें क्या करना होता है कि ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में जब भी हम लिखते हैं सी प्लस प्लस, है ना, तो उसका जो स्कोप होता है या उसका जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन होता है, सो हम क्या करेंगे, उन सारे वेरिएबल्स को एक डिफरेंट मीनिंग के साथ डिफरेंट ब्लॉक में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। सो कोई एक वेरिएबल हमने क्या किया, एक ब्लॉक में इंसाइड किया, तो हमने उसको लोकल किया है उस ब्लॉक में, तो क्या होगा कि उस ब्लॉक के लिए वो क्या हो जाएगा, पूरा लोकल हो जाएगा। और आफ्टर दैट थोड़े टाइम बाद आप वही वेरिएबल किसी दूसरे इसके लिए यूज कर रहे हो, किसी दूसरे वेरिएबल के लिए, तो भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, आपका जो सिंटेक्स होता है किसके लिए, स्कोप रिजोल्यूशन के लिए, स्कोप रिजोल्यूशन के लिए आपका जो सिंटेक्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ये आपका स्कोप रिजोल्यूशन होता है। फिर आप यहाँ पे क्या लिखते हो, उस वेरिएबल का नेम लिखते हो। ओके, उसके बाद आप जो भी वैल्यू यहाँ पे दोगे वो होगा। अब आपने सपोज कोई वेरिएबल m को आपने क्या किया है, मतलब सपोज किसी इंटीजर नाम के, इंट नाम के वेरिएबल में आपने एक m वैल्यू को क्या किया है, पहले डाला है, और इसको लोकल कर दिया मेन में, है ना। तो अब वापस उसको आप इसी को क्या कर सकते हो, एज अ एम दूसरे वेरिएबल के साथ भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम, स्कोप रिजोल्यूशन। आया समझ में सबको, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है। अब क्या होता है, साइज ऑफ के बाद एक और जो मेन पार्ट आता है दैट इज टाइप कन्वर्जन, है ना। तो टाइप कन्वर्जन में भी आपको क्या करना होता है कि अगेन टाइप कन्वर्जन भी एक सी प्लस प्लस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी वाइवा में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि टाइप कन्वर्जन सी प्लस प्लस में क्या होता है, या थ्योरी में तो आता ही आता है, एक एक कोई डेफिनेशन लिखने को आता है कि सी प्लस प्लस का टाइप कन्वर्जन क्या होता है। और इनफैक्ट वो लोग कभी कभी वाइवा में भी पूछते हैं कि टाइप कन्वर्जन, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन इन सी प्लस प्लस, और व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। तो ये आपको क्या होना चाहिए, बताते आना चाहिए। तो बेसिकली टाइप कन्वर्जन हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर हमारा बिट, हमने जो टाइप बिल्ड किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप में क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। या अदर जितना भी टाइप है, मतलब जैसे आपने इंट को क्या कर दिया, जैसे आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू है, तो उस फ्लोट वैल्यू को सपोज आपने इंटीजर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, मतलब मैं एक टाइप से, एक टाइप मतलब आपका जो भी आपका डेटा टाइप है, उस एक टाइप को आप किसी दूसरे डेटा टाइप में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, दैट इज योर टाइप कन्वर्जन। ओके, अब इस टाइप कन्वर्जन में भी क्या है कि एक दो टाइप के होते हैं, एक हम लोग इम्प्लिसिट कर सकते हैं, इम्प्लिसिटली उसको चेंज कर सकते हैं, और एक एक्सप्लिसिटली उसको चेंज कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसको इम्प्लिसिटली कैसे एक्सचेंज करना है और एक्सप्लिसिटली उसको कैसे चेंज करना है। ओके, तो ये होता है टाइप कन्वर्जन का थोड़ा सा एक फंडा था, वो मैंने आपको बता दिया कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। ओके, ओके, तो आज तक के, अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है?